बेटा आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे और मैं आपको जो आज अ, जो बताऊंगी इसके बारे में, ये पैराग्राफ राइटिंग है। जी पैराग्राफ राइटिंग है। पैराग्राफ राइटिंग से पहले हमें कुछ राइटिंग के एलिमेंट्स का पता होना चाहिए कि हाउ वी कैन राइट डाउन। तो इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो उसको हम लोगों ने मद्देनज़र रखते हुए फिर पैराग्राफ राइटिंग करनी है। सबसे पहले हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव राइटिंग है, जो कि हमें हेल्प आउट करेंगे कि हम लोग जो हैं कैसे पैराग्राफ राइट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके जो पैराग्राफ राइटिंग के 5 एलिमेंट्स हैं। 5 elements of effective writing. First of all, central idea. Second, organization. Third, supporting material. Fourth, expression, words choice and point of view. Fifth, spelling, grammar and punctuation. Central idea, the thing or topic which we are going to write down. We should concentrate, we should collected the material of that topic which we are going to write down. And what's the idea? What's the central idea of this topic? First of all, we should keep in our mind, what is central idea? This element of good writing involves focusing on a clear, manageable idea, arguments, or thesis around which to organize your material. It includes selecting subordinate ideas that support and reinforce your central idea. जी स्टूडेंट्स, जब हम लोग कोई चीज़ को राइट डाउन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, और हम जब एक टॉपिक उठाते हैं तो उसका हमें आइडिया होता है कि इसका जो सेंट्रल आइडिया है, यानी कि इसका लबे लबाब क्या है, इस आइडिया के साथ जो हैं वो सबऑर्डिनेट आइडियाज़ क्या होंगे, उसके साथ कौन सी एग्जांपल्स होंगी, जो कि हम लोग एक सीक्वेंस से अरेंज करेंगे और वो टॉपिक जो है हमें अंडरस्टैंड होगा और दूसरे उसको समझ सकेंगे। सबसे पहले ये है कि हमारा जो फोकस है वो अपने आइडियाज़ पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, you want to write a story, but what type of story you want to write down? This story is the descriptive manner or narrative manner or persuasive. It's up to you in which form you want to write down this story and what was the central idea of the story, or what types of example you want to relate it this story. तो इसके लिए बेटा सबसे पहले जैसे कि हम लोग इमेजिनेशन में चले जाते हैं, बच्चे हमसे कहते हैं कि हमें कोई कहानी सुनाए तो हम सोचना शुरू कर देते हैं। फिर हम लोग एक जिन ले लेते हैं जिसकी एक आंख है, एक आंख वाला जिन, और उसकी कैद में जो है एक तोता है। तोता जो है वो परी है जिसको उसने तोता की शेप दे दी हुई है, तोता का रूप धार दिया हुआ है। तो फिर वो एक शहजादा है जो उस परी की तलाश में आता है। इस तरह से हमारा सेंट्रल आइडिया क्या है कि उस जिन से वो परी कैसे आज़ाद होगी, और इस कहानी के साथ साथ हम दूसरे सबऑर्डिनेट आइडियाज़ को इंक्लूड करते चले जाते हैं, उनको अरेंज करते चले जाते हैं। तो इसी तरह देखें कि इसकी चेक पॉइंट्स हैं कि आपका आइडिया कैसा है। वो पर्पस ऑफ सेंट्रल आइडिया इज सफिशिएंटली लिमिटेड फॉर मीनिंगफुल डिस्कशन। Central idea is clearly stated normally in the opening
all subordinate ideas related clearly to the central idea। ये वही हैं, ये चेक पॉइंट्स हैं कि जब आप लोग कोई सेंट्रल आइडिया लेते हैं तो क्या उसमें ये बातें, ये चीज़ें मौजूद हैं, क्या ये पॉइंट्स को वो फुलफिल कर रहा है। तो ये इसको चेक पॉइंट्स बोलते हैं कि आपने उसको चेक करना है। आगे देखिए ऑर्गेनाइजेशन। दिस एलिमेंट ऑफ राइटिंग हैज टू डू विद कोहेरेंट arrangement of material. It involves keeping the reader oriented to the central and subordinate ideas. Good organization is a logical and sequential. It guides the reader between divisions of the material. सबसे पहले जो बात ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट ऑफ द मटेरियल, कैसे आप अरेंज करते हैं, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से लेते हैं, फिर उसका जो है वो उसमें एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली आप लोगों को जो चीज़ें डिस्कस करना होती हैं वो इंट्रोडक्शन, बॉडी, एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन, उसकी अरेंजमेंट किस तरह से आप करते हैं। सेकेंडली कि इसमें जो आप लोगों ने वर्डिंग यूज़ की है, सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ किया है, वो कैसा है, क्या उसमें कोहेरेंट है। कोहेरेंट अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल मीन्स कोहेरेंट, और कोहेरेंस बेटा होता है कोहेरेंट एक आइडिया का दूसरे आइडिया के साथ लिंक होना। ग्रामेटिकली जो है कोहेरेंस वो है कि ग्रामेटिकली वर्ड्स का एक वर्ड के साथ दूसरे का लिंक होना। तो जब एक आइडिया का दूसरे आइडिया के साथ लिंक अप होता है वो कोहेरेंट और कोहेरेंस कहलाता है। वर्डिंग इंक्लूडिंग वर्डिंग, आपके आइडिया का, आपकी वर्डिंग का एक दूसरे के साथ ताल्लुक होता है, वो एक दूसरे के साथ सीक्वेंस से चल रही होती हैं, तो इसको कोहेरेंट और कोहेरेंस बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि इसमें जो आप लोग अपनी स्टोरी लिखने जा रहे हैं या कोई पैराग्राफ राइटिंग करने जा रहे हैं, क्या फॉर एग्जांपल आपको पैराग्राफ राइटिंग जो है उसमें आप किसी चीज़ को, किसी कहानी को या किसी आर्टिकल को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो क्या वो उसकी जो स्टार्टिंग सेंटेंसेस हैं उसके जो मिड के हैं, यानी कि जो उसका मेन टॉपिक है, और उसके जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं उनके दरमियान में कोई रिलेशन है। अगर वो उसमें रिलेशन है, वो एक दूसरे के साथ लिंक अप हैं, तो उसमें कोहेरेंट और कोहेरेंस है। अगर फॉर एग्जांपल आपने 2 लाइन्स में कुछ और लिख दिया और सपोर्टिंग जो आपकी लाइन्स हैं उसमें आप कुछ और बता रहे हैं, उनके साथ कोई लिंक नहीं है, इट मीन्स कि आपकी राइटिंग में कोहेरेंट और कोहेरेंस की कमी है। आपका जो मटेरियल है उसकी अरेंजमेंट ठीक नहीं हुई, क्योंकि उसमें तो उसका कोई लिंक ही नहीं है, उसके साथ उसकी कोई अटैचमेंट ही नहीं है। तो देखें फॉर एग्जांपल जब हम लोग बच्चों को कहानी सुना रहे होते हैं, जैसे कि एक मुर्गी सोने का अंडा देती है और आदमी बहुत लालची होता है, और वहाँ से हम पड़ोस की बातें करना शुरू कर दें या किसी एडवांसमेंट की बातें करना शुरू कर दें, तो उसमें उसका लिंक तो नहीं है ना, वो कहानी का तो सत्यानाश हो गया। तो उसमें कोहेरेंस और कोहेयन नहीं है। तो कोहेरेंट और कोहेयन जो है उसमें उस वक्त पैदा होता है जब हम लोगों का जो टॉपिक है, टॉपिक सेंटेंस है, उसको जो सपोर्टिंग सेंटेंस हम लोग उसको अरेंज कर रहे हैं, उसमें उसी टॉपिक सेंटेंस के आइडिया को आगे जो सपोर्टिंग सेंटेंस है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। इसी चीज़ को ये चेक पॉइंट्स में है कि जब आप लिख लेते हैं तो उसमें देखें कि इंट्रोडक्शन orients the readers to the central ideas and the line of reasoning. Material is arranged in a logical and coherent sequence. Subordinate ideas are effectively identified. Transitions are clear and helpful. Conclusion or closing summaries the argument, emphasizes the central idea and leaves the reader with a sense of completion.
वही चीज़ आ गई, इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन। इन तीनों चीज़ों को देखना है कि सीक्वेंस से है। इंट्रोडक्शन इसमें सही है और इसकी एक्सप्लेनेशन जो बॉडी है उसमें जो है लॉजिकल है, वो उसमें ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन है आपके थॉट्स की। और जो कंक्लूजन है क्या वो उसी टॉपिक सेंटेंस और यानी इंट्रोडक्शन और एक्सप्लेनेशन जो आपने बताई है उसके मुताबिक है। तो ये आपकी इफेक्टिव राइटिंग है। नेक्स्ट है सपोर्टिंग मटेरियल। सपोर्टिंग मटेरियल में क्या क्या होता है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इफेक्टिव राइटिंग में सपोर्ट करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू आर गोइंग टू राइट डाउन समथिंग, and supporting material is so important. It's play a vital role in writing style. First of all, explanation, example, statistics, and quotations make the ideas and information presented meaningful and memorable for the reader. In exposition, the role of supporting material is to clearly clarify, in argument to persuade. जी, जो आपका सपोर्टिंग मटेरियल है, क्या उसमें आपने एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो आपने एक्सप्लेनेशंस देनी है। जो सपोर्टिंग आपके सेंटेंसेस हैं वो कैसे होने चाहिए। जो बॉडी है जिसको आप राइट डाउन करना चाह रहे हैं, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग। तो उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, क्या उसमें एग्जाम्पल्स हैं, कोटेशंस हैं और ऐसे आइडियाज़ हैं जो कि आपके मेन सेंट्रल आइडियाज से रिलेट करती हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर ऐसी चीज़ें हैं, इट मीन्स योर सपोर्टिंग मटेरियल इज अ गुड। नेक्स्ट है बेटा एक्सप्रेशन, वर्ड्स चॉइस एंड पॉइंट ऑफ व्यू। लैंग्वेज इज अ क्लियर, specific, accurate, and appropriate to the audience purpose and material. Variety in sentence structure and length creates emphasis. जिस राइटिंग में आप लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू राइट डाउन एन essay in second language, you know better than me. What's your second language? Yes, your second language is the English language, and you are going to write down an essay or report or article in English. In this, the meanwhile, the words which you are going to apply to explain your ideas and central ideas, your language should be clear. Your words should be simple, not complex. अगर आप complex words यूज करेंगे, जो पढ़ने वाला है उसके सर से गुजर जाएंगे। हो सकता है कि जो आप कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स से मुराद जो है वो आपके ईडियम है, और जो आप लोग पैराफ्रेजिंग वगैरह में यूज करते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। तो आप लोग जब राइटिंग कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपको जो वर्डिंग यूज करनी है वो बिल्कुल सिंपल करनी है, और इस तरह की करनी है अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ दैट पर्सन who are listening to you, who are reading to you. अपने रीडर के मेंटल लेवल के मुताबिक आप लोगों ने वर्डिंग को सिलेक्ट करना है। ये नहीं है कि आपका रीडर जो है वो मैट्रिक पास है और आप पीएचडी कर रहे हो, तो आपके रीडर को किसी आर्टिकल की ज़रूरत है तो आप उसको पीएचडी लेवल पे आर्टिकल लिख के दे रहे हो। इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। जब वो देखेगा तो बैठ के रोएगा जी, दोनों हाथों से सर पीट लेगा कि ये मुझे क्या लिख के दे दिया, ये मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये चीज़ है कि आप लोगों की जो वर्ड चॉइस है, जो आप लोगों की लैंग्वेज है, वो तो इंग्लिश ही होगी, लेकिन उसमें जो वर्ड्स की अरेंजमेंट है
वो आप सिंपल करेंगे। और दूसरी बात, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो आपका सिंपल होगा, ये नहीं है बल्कि उसके मुताबिक होगा जो कि पढ़ने वाला है, रीडर के मुताबिक होगा। ये नहीं कि उसको पैसिव नहीं आता और आपने सारा जो ऐसे है या आर्टिकल है वो पैसिव में लिखा है। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि सेंटेंस की भी इसमें होती हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चरल जो है वो पार्ट्स को देखें तो स्ट्रक्चरल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होती हैं, जिसमें सिंपल सेंटेंस होती हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होते हैं। जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। तो जो सिंपल सेंटेंस होते हैं और कंपाउंड ये इजी होते हैं। और इसमें जो है अगर आप पैसिव में लिखते हैं तो अगर आप सिंपल और कंपाउंड सेंटेंसेस के थ्रू ही पैसिव में लेके आते हैं अपनी राइटिंग को तो वो इजी होती है। अगर आप कॉम्प्लेक्स में और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में लेके आएंगे तो इट इज सो डिफिकल्ट फॉर रीडर, क्योंकि उसका मेंटल लेवल इसके मुताबिक नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आप कम्युनिकेशंस की बुक्स पढ़ते हैं या फॉरेनर राइटर्स को पढ़ते हैं तो वो आपके सर से गुजर जाता है। इसकी बनस्बत अगर आप पाकिस्तानी राइटर्स को पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके लेवल के मुताबिक जो है वो बुक्स लिखी होती हैं और उन्होंने अपनी जो है हैवी वोकैबुलरी जो है यूज़ की होती है उन बुक्स में। इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स दोनों के सेम होते हैं। तो ये है कि जब आप इफेक्टिव राइटिंग चाहते हैं, अच्छा लिखना चाहते हैं, तो एक तो आप लोगों को लैंग्वेज पे अबूर होना चाहिए। इट मीन्स कि आप लोगों का सेंटेंस स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, आपके वर्ड्स का अरेंजमेंट ठीक होना चाहिए, आपके पास वैरायटी ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, ठीक है। तो सेंटेंस की वैरायटी होना चाहिए तो आप एक अच्छी तरीके से उसको लिख सकते हैं। Spelling, grammars and punctuation. This element of good writing counts only when it's wrong. Fair or not, your reader will notice your spelling, grammar or punctuation only when you make a mistake. ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, आपको पता है? समटाइम ऐसा होता है, मेरे साथ खुद होता है कि उस्ताद जो होते हैं ना वो अपनी टोन में या ये कहने के पंजाबी में कहते हैं अपनी लय में बढ़ा रहा होता है। और मेरे से तो बहुत ज़्यादा होती है ये, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि इसको हम लोग पेन मिस्टेक बोलते हैं। लिखते हुए ना हम वर्ड्स खा जाते हैं तो ये पेन मिस्टेक्स बोलते हैं। लेकिन जब कोई राइटर ऐसा काम करता है ना तो हम जैसा, यानी कि जो मैट्रिक पास होगा या मिडिल पास होगा तो उसको स्पेलिंग वो चीज़ की आती होगी ना, देखो हाँ 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 देखो जरा बड़ा राइटर बना करता है। इसको गुड की तो स्पेलिंग आती नहीं है, गुड में डबल वो होता है तो इसने ए लगाया हुआ है, गोड लिखा हुआ है, इसको ये तो नहीं आता तो और आगे वो कट्टा पढ़ाएगा, कुछ नहीं इसने पढ़ाना, इसको कुछ नहीं आता, ये गलत है। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि रीडर बहुत नोट करता है और उसकी जो उस वक़्त आंखें होती हैं ना वो स्क्रूटनी कर रही होती हैं वर्ड्स की। यू नो अबाउट स्क्रूटनी, यानी उसको वॉच आउट कर रही होती, देख रही होती हैं कि किसके कौन सी स्पेलिंग गलत है। और वो फिर बड़ा मज़ा आता है उनको वो गलतियाँ निकाल के कि देखो स्पेलिंग में डबल एल होता है, टीचर ने एल लिखा हुआ है, स्पेलिंग तो आती नहीं है, इतने पुअर स्पेलिंग है तो इन्होंने क्या लिखना है। तो ये चीज़ होती है। इस वजह से राइटर है जी बेटा, यू वांट टू से समथिंग टू मी? ओके, जो राइटर है उसको चाहिए कि जब वो उसको लिखे उसके स्पेलिंग अच्छे होने चाहिए और ग्रामर उसकी अच्छी होनी चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए और सबसे बड़ी बात है पंक्चुएशन की। तो वर्ड्स की पंक्चुएशन
प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन राइटिंग, यू नो। कैसे कि अगर आप कोई क्वेश्चनिंग करना चाह रहे हो, तो अगर आप उसमें क्वेश्चन मार्क लिखना भूल जाते हो या फुल स्टॉप लिखना भूल जाते हो और एक्सक्लेमेटरी साइन लिखना भूल जाते हो, तो वो सेंटेंस का मीनिंग डेड हो जाता है। उर्दू में कहते हैं ना कि उसका मतलब फोत हो जाता है, उसका मतलब ही नहीं रहता। तो जब मैं आपसे कहती हूँ अली इज प्रेजेंट हेयर, अब आपने मेरी इंटोनेशन से आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं एक क्वेश्चनिंग मार्क में पूछ रही हूँ, अली इज प्रेजेंट हेयर। अगर मैं कह देती हूँ अली इज प्रेजेंट हेयर, तो इसके मैं कह रही हूँ कि अली यहाँ पे मौजूद है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ, बल्कि मैंने लिखा अली इज प्रेजेंट हेयर, इट मीन्स क्वेश्चन मार्क, मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ही लिखना भूल जाती हूँ, जस्ट अली इज प्रेजेंट हेयर, तो कॉन्फ्लिक्शन क्रिएट हो जाता है आप लोगों के माइंड में कि मैडम ने ये कहा है कि अली आज मौजूद है, या मैडम ये पूछना चाह रही हैं कि क्या अली यहाँ मौजूद है। तो इस चीज़ को जो है एलेबोरेट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए पंक्चुएशन बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड राइटिंग क्या है कि क्लैरिटी एंड फोकस। अगर आप अच्छी राइटिंग करना चाहते हैं तो आपके आइडियाज़ में क्लैरिटी होनी चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्लैरिटी होनी चाहिए, जो सेंस आप देना चाह रहे हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, और आपका फोकस जो है वो आपका उन पॉइंट्स पर होना चाहिए, उसके आइडियाज़ पे होना चाहिए जो कि आप बयान करने जा रहे हैं। ये आगे ये ऑर्गेनाइजेशंस वही चीज़ें हैं, इसको देखिएगा आइडिया एंड थीम। आपने क्या, जब आप लोग राइटिंग करने जा रहे हैं तो अपने माइंड में थोड़ा सा रखिएगा कि इज द टॉपिक ऑफ योर पेपर रेलेवेंट, डज योर स्टोरी कम कंप्लीट द थीम, कैन द रीडर विजुअलाइज योर पॉइंट, और your drama or article for a piece of writing to be considered well craft, it has to contain clearly identifiable ideas and theme। क्या वो थीम जो है वो स्टोरी का, ठीक है, वो उससे रेलेवेंट है, जो टॉपिक आइडिया है या नहीं है। तो वॉइस जो है, यही चीज़ जो मैं अभी आपको बता रही थी कि आइडियाज़ को जब आप लोग उसको बयान करते हैं, लिखते हैं, तो उसकी पंक्चुएशन ज़रूरी है। अगर आप उसकी पंक्चुएशंस नहीं करेंगे तो वो जो इमेजेस आप रीडर के माइंड में बनाना चाह रहे हैं, क्वेश्चन मार्क का, एक्सक्लेमेटरी साइन का या के फुल स्टॉप का, तो वो नहीं आएगा। तो इस चीज़ को आपने देखना है। ये लैंग्वेज और वर्ड चॉइस का ये मैं बता चुकी हूँ। आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए, स्टाइल आपका जो है इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका स्टाइल जो है वो सिंपल हो, उसमें कोहेरेंस और कोहेजन मौजूद होना चाहिए। तो ये थॉट प्रोवोकिंग और इमोशनली इंस्पायरिंग परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ गुड राइटिंग, कि इसमें जो आप राइटिंग कर रहे हैं उसमें क्या कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रीडर को इंस्पायर कर रहे हैं। आपको पता है कि समटाइम ऐसे हम नॉवेल्स पढ़ते हैं या ऐसी स्टोरीज पढ़ते हैं कि हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो क्या वो हमारे इमोशंस को इन्वोक कर रहे होते हैं वो वर्ड्स जो हम पढ़ रहे होते हैं? बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि ऐसा लगता है समटाइम जब हम स्टोरीज पढ़ रहे होते हैं वो हमारी ही कहानी है। राइटर को कैसे पता चल गया कि ये मैं हूँ, ये मेरी चीज़ें हैं, जो मेरे अंदर हो रही थी वो राइटर ने बयान कर दी, और हम लोगों को वो आंसू टपक टपक आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जब हम कुछ ऐसे जासूसी नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं या इस तरह से, तो हम लोग कुछ इमेज कर लेते हैं या एज्यूम कर लेते हैं, हमारी एजम्पशंस जो होती हैं हम उस पर सोचना शुरू कर देते हैं कि आगे ये होगा, इस तरह होना चाहिए था। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। वो कैसे होती हैं, किस तरह से? वो राइटर उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ करता है।
उसके लिए जो है वो ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर डेवलप करता है कि जो रीडर होता है उसको, वो उस दुनिया में नहीं रहता बल्कि वो उस दुनिया में जंप कर जाता है जो कि वो पढ़ रहा होता है। तो ये चीज़ें हैं बेटा कि आप लोग जब अपनी कोई भी चीज़ लिखते हैं, अगर वो आर्टिकल है या पैराग्राफ राइटिंग है, या हो सकता है कि वो जो है आपकी ऐसे राइटिंग हो, तो इसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जी, अब हम लोग पैराग्राफ राइटिंग पे आते हैं। ये तो मैंने आपको उसके अफेक्टिव राइटिंग के कुछ एलिमेंट्स बताए और कुछ इम्पॉर्टेंट्स जो चीज़ें थी उनसे इंट्रोड्यूस करवाया। अब हम लोग अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक है पैराग्राफ राइटिंग और व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पैराग्राफ राइटिंग एंड essay writing, and what's the types of paragraph writing, how we can differentiate between paragraph writing and essay writing. So beta, first of all I will introduce you about the definition of paragraph writing. G. What is paragraph? Is a piece of writing that consists of one or more sentences. Sometimes the first line is indented. ये है, इसमें देखिए बेटा, पहली बात ये कि सबसे पहले ये देखें कि पैराग्राफ राइटिंग जो है वो सेंटेंसेस पर डिपेंड करती है, जो आपके व्यूज़ हैं या आपके आइडियाज़ हैं। और इसमें देखें, ये मैंने लिया है, ये आपका पैराग्राफ राइटिंग है, इसमें एक ही पैराग्राफ है। यानी कि एसेस में अगर आप एसेस को देखेंगे तो उसमें 3 से 4 पैराग्राफ्स हैं। आर्टिकल्स देखेंगे 8 से 10 पैराग्राफ और उससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। लेकिन पैराग्राफ राइटिंग से मुराद होता है कि एक ही सीक्वेंस से आप एक चीज़ को लिख रहे होते हैं। ठीक है। अब इसमें जो है समटाइम द फर्स्ट लाइन इज इंडेंटेड। इंडेंटेड मीन्स कि हम थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। मैम हमें स्क्रीन शो नहीं हो रही। ठीक है बेटा, मैं करती हूँ दोबारा से। अब हुई है बेटा? यस मैम। चलिए ठीक है। अच्छा बेटा, हम लोग पैराग्राफ राइटिंग को देख रहे थे क्योंकि अब हमारा जो है अगला पैराग्राफ राइटिंग का है। पैराग्राफ इज अ पीस ऑफ राइटिंग दैट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेंटेंसेस। समटाइम द फर्स्ट लाइन इज इंडेंटेड। इंडेंटेड मीन्स कि आप लोगों को स्पेस देके आप पैराग्राफ को लिखना शुरू कर देते हैं। तो पैराग्राफ जो है वो एक ही सीक्वेंस से लिखा जाता है, या आप लोग देख सकते हैं इसमें इंडेंटेशंस है, यानी कि इसमें स्पेस देके आगे लिखा गया है। तो पैराग्राफ जो है वो एक ही सीक्वेंस से लिखा जाता है। लेकिन ऐसे और पैराग्राफ राइटिंग में जो डिफरेंस है, अब मैं फर्स्ट से ही आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो ऐसे राइटिंग है उसमें आप 3 से 4, 4 से 5, 6 जो है वो पैराग्राफ लिख सकते हैं। आर्टिकल में 8 से 10, 12, 14, 16 जो है वो पैराग्राफ लिख सकते हैं। लेकिन पैराग्राफ राइटिंग जो है वो एक सीक्वेंस से लिखी जाती है, और उसमें जो है आपका टॉपिक सेंटेंस के साथ साथ उसके सपोर्टिंग सेंटेंस जो होते हैं वो आपके मेन आइडिया को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आगे देखें पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ जब हम लोग लिखते हैं तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं, उसके कितने पार्ट्स होते हैं? अ पैराग्राफ रेगुलरली हैज 3 पार्ट्स: टॉपिक सेंटेंस, supporting sentences, and conclusion. Topic sentence is, it is usually the first sentence in the paragraph.
स्पोर्टिंग जो होती हैं वो टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रही होती हैं, और टॉपिक सेंटेंस इंट्रोडक्शन में आ जाता है, सपोर्टिंग सेंटेंस ये बॉडी में आ जाता है, और ये कंक्लूजन है. This supports the information of the topic sentence. It includes specific details and examples are including in supporting sentence. Conclusion, it reminds what the topic sentence was about. ठीक है, ये आपको पता है. याद रखिएगा कि पैराग्राफ जो है वो 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, टॉपिक, सपोर्टिंग एंड कंक्लूजन. आपको ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि हाउ मेनी पार्ट्स अ पैराग्राफ हैज. अब ये देखिए एक सैंपल मैंने लिखा था, इसमें रखा है, इसमें इसको जरा पढ़े आप खुद से. जो रेड से है वो आपका टॉपिक सेंटेंस है, ब्लू जो है वो सपोर्टिंग डिटेल है, और ब्राउन इसमें कंक्लूजन है. लेकिन ये पैराग्राफ है और इसमें ये इंडेंट है. ये देखें स्पेस करके, तो फिर इसको जो है ना लिखा गया. इसको जरा पढ़ें और आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा.